अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का दौर ऐसा है कि वक्त की जालिम हुकूमत शरीयत के कानून को बदलने में लगी हुई है और हमारी नौजवान नस्ल इंस्टाग्राम पर नाच गाने में मशगूल है। जिस मजहब में औरत की आवाज का भी पर्दा है, आज उसी मजहब की औरतें बेपर्दा होकर सोशल मीडिया पर नाच रही हैं, मुजरा कर रही हैं और कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स पाकर फख्र महसूस कर रही हैं। लेकिन याद रखें, ये इंस्टाग्राम न जाने कितनी ही लड़कियों के घरों को तबाह कर चुका है। आज हम आपको एक मुस्लिम लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जो इंस्टाग्राम पर नाच कर खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी, लेकिन फिर उसके साथ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, खासकर उन मुस्लिम औरतों के लिए जो सोशल मीडिया पर नाच गाने में लगी हुई हैं। इंशाअल्लाह उन तमाम लड़कियों की आंखें खुल जाएंगी। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि चाहे आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं, बल्कि ये एक सच्चा और वास्तविक वाकया है। हमारे करीब ही एक लड़का रहता था जो रोजगार के लिए सऊदी अरब गया हुआ था। 1 साल बीत जाने के बाद उसकी गैर मौजूदगी में उसकी माँ ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया। वो लड़की और कोई और नहीं बल्कि उसके एक करीबी रिश्तेदार ही थी। लड़के की माँ ने उसके साथ इस रिश्ते पर बातचीत की और उसकी फोटो भी उसे व्हाट्सएप पर सेंड कर दी। लड़के ने लड़की की फोटो देखकर शादी के लिए हामी भर दी। इस तरह से दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। 1 साल बाद शादी की तारीख नजदीक आ गई। घर में शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड भी बांटे जा चुके थे। वो लड़का भी जिसकी शादी होने वाली थी, शादी से 3 दिन पहले सऊदी अरब से घर आ गया था। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन फिर बारात जाने से 1 दिन पहले लड़के को किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो भेजी। उन वीडियो को देखकर लड़के के होश उड़ गए। वो हैरान रह गया और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। लड़के ने फौरन अपने माँ बाप के पास जाकर कहा, अब्बू, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर उसके वालिद भी हैरान रह गए, क्योंकि शादी में सिर्फ 1 ही दिन बाकी था। लड़के ने अचानक ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब न मिलने पर उसके वालिद ने कहा, बेटा, तूने ही इस लड़की को पसंद किया था, उस शादी की हामी भी भरी थी, अब क्या हो गया है कि तू शादी नहीं करना चाहता? लड़के ने जवाब दिया, अब्बू, वजह ऐसी है जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। लड़के के माँ बाप उसे समझाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उसकी उनके करीब की रिश्तेदार की बेटी थी। इसीलिए फिर माता पिता कहने लगे, बेटा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम्हें पता है कि घर में शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, मेहमान आ चुके हैं, कल हमारे घर से बारात जाने वाली है। अब हम लोगों से क्या कहेंगे, हम उन्हें क्या बताएंगे? इसीलिए बेटा ऐसा मत कीजिए। मगर बेटा नहीं माना और कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी सूरत में उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। फिर लड़के के माँ बाप ने कहा, अगर तू नहीं मान रहा है तो फिर खुद ही उन्हें फोन करके शादी के लिए मना कर दे और उन्हें बता दे कि तू शादी नहीं करेगा। इतना सुनना था कि लड़के ने फौरन अपना मोबाइल उठाया और लड़की के फादर को फोन लगा दिया। उसने कहा कि मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता, कल हमारे घर से आपकी तरफ बारात नहीं आएगी। ये सुनकर लड़की के वालिद के होश उड़ गए। वो चौंक गए और पूछा, ऐसी क्या बात हो गई बेटा, जिसकी वजह से तुम शादी से इनकार कर रहे हो? आखिर बात क्या है? लड़के ने जवाब दिया कि मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकता। ये सुनकर लड़के के वालिद को गुस्सा आ गया और उसने लड़के को धमकी दी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये निकाह करना ही होगा। अगर तुम कल बारात लेकर हमारे घर नहीं आए तो हम पुलिस को लेकर तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे। ये सुनकर लड़के को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं चाहता था कि इस बात पर पर्दा पड़ा रहे और मैं आपको कुछ ना बताऊं, लेकिन आपने मुझे बताने के लिए मजबूर कर दिया है। अब मैं आपको आपकी बेटी की कुछ वीडियो व्हाट्सएप पर भेज देता हूं।
आप खुद देख लें कि आपकी बेटी क्या क्या करती है, किस तरह के वीडियो बनाती है और फिर उन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड भी करती है। लड़के ने कहा कि जो लड़की अपने सिर से दुपट्टा हटाकर गैर महरम लड़कों के साथ रोजाना इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हो, नाच गाने की रील्स बनाती हो और उन्हें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड भी करती हो, वो लड़की ना तो हया रखती है और ना ही इज्जत। ऐसी लड़की से कोई भी शरीफ लड़का निकाह करना पसंद नहीं करेगा। लड़के ने कहा कि अगर मैंने आपकी बेटी से निकाह कर भी लिया और फिर निकाह के बाद 2-3 साल के लिए सऊदी अरब चला गया, तो क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि मेरी गैर हाजिरी में वो अपनी इज्जत और मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखेगी? जो लड़की रोज अपनी इज्जत को इंस्टाग्राम पर नीलाम करती हो, उसके पास शर्मो हया नहीं होती। ऐसी लड़की के साथ मैं हरगिज शादी नहीं कर सकता। और अब भी अगर आप नहीं माने तो सुनिए, मैं जेल की सजा तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन एक बेगैरत लड़की को अपनी बीवी के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि ये रिश्ता आपस के रिश्तेदारों का था, इसीलिए इतनी बात हो जाने के बाद भी लड़के और लड़की के परिवार वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के पर दबाव डाला। दोनों परिवारों ने बातचीत की और जैसे तैसे करके लड़के की शादी के लिए राजी कर दिया और फिर अगले दिन दोनों का निकाह भी हो जाता है, यानी कि दोनों की शादी हो जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात लड़का अपने घर में सो रहा था कि तभी आधी रात को लड़के के मोबाइल की घंटी बजती है। लड़के ने देखा कि वो फोन उसके किसी दोस्त का था। लड़के ने फोन उठाया तो उसका दोस्त कहने लगा कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? लड़के ने कहा यहीं पर होगी। तो दोस्त बोला नहीं, वो तो यहाँ बिस्मिल्लाह होटल में एक लड़के के साथ बैठी हुई है। लड़का कहता है कि इससे पहले तो उसके दोस्त पर उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उसने उठकर देखा तो पता चला कि उसकी बीवी सच में घर पर मौजूद नहीं थी। इसीलिए फिर लड़का गुस्से में लाल हो गया और सीधा बिस्मिल्लाह होटल पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी बीवी सच में एक लड़के के साथ बैठी हुई है और गोल गप्पे कर रही है। लड़के ने सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ उसे अपने घर ले आया। उस वक्त लड़का बहुत गुस्से में था। घर आते ही उसने अपनी बीवी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो चुकी हो। अगर तुम्हें कभी तलाक चाहिए हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर उसने उस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आज ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर इस तरह की बेहूदगी करने में लगी हुई हैं और अपने आप पर फख्र महसूस करती हैं। ऐसी लड़कियों को जरा सोच लेना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी ने अपनी उम्मत की बेटियों को किस तरह शर्मो हया का संदेश दिया, औरतों को किस तरह से पर्दे में रहने का हुक्म फरमाया है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि एक औरत की आवाज भी किसी गैर महरम को सुनाई नहीं देनी चाहिए। इसीलिए कुरान पाक को भी धीमी आवाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया और यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर तुम अल्लाह को सजदा कर रही हो तो बाहर वाले कमरे की बजाय अंदर वाले कमरे के कोने में जाकर नमाज पढ़ो। लेकिन आज उसी उम्मत की बेटियां अपने सिर से दुपट्टा हटाकर अपने चेहरे को खोलकर गली कूचों में, पार्कों में और कॉलेजों में इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज जिन हाथों में मजहबी और दुनियावी किताबें होनी चाहिए थी, आज उन्हीं हाथों में मोबाइल है। इसीलिए हमारा बच्चा बच्चा इंस्टाग्राम में लगा हुआ है। अभी अगर हम नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी बेटियां इंस्टाग्राम पर बिना कपड़ों के अपना नाच दिखाएंगी और इस बात पर इस्लाम के दुश्मन जश्न मनाएंगे। इसके अलावा घर वाले भी सुन लें, अगर आपको अपनी बहन बेटियों को इंस्टाग्राम पर नाचते हुए देखकर खुशी होती है, आपका दिल खुश होता है, तो आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ लें, क्योंकि आपकी गैरत मर चुकी है। इसके अलावा एक और बात याद रखें कि जब निकाह डीजे पर पढ़ाया जाएगा तो फिर ये नस्लें इंस्टाग्राम पर मुजरा करती हुई ही पैदा होंगी। इसीलिए मेरी बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप इस तरह की बेहुदा वीडियोस बनाना बंद कर दें, वरना याद रखें कि इस दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी
बर्बाद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 साल के बच्चे की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे उसके बाप ने उसे मार डाला और अपने 3 साल के बच्चे को कत्ल करके जेल चला गया। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले हमारी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, एक औरत अपने जुल्म की कहानी बताती है। वो कहती है कि हम 2 बहनें थी, हम अपने गांव में कच्चे मकान में रहते थे। कुछ दिनों के लिए हमारे अब्बू ने एक घर किराए पर ले लिया था ताकि हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकें। मेरे गांव में 5वीं से ज्यादा कोई स्कूल नहीं था। मेरी अम्मी और अब्बू दोनों काम करती थी। अब्बू की आमदनी ज्यादा थी और मेरे अब्बू एक मजदूर थे और अम्मी स्कूल में बच्चों की देखभाल का काम किया करती थी। जब हम दोनों बहनों की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो हम दोनों वापस अपने गांव अपने घर पर आ गई, लेकिन अम्मी गांव आते ही मेरी बड़ी बहन की शादी कर दी और मुझे जिस गांव में वो बच्चों की देखभाल किया करती थी वहां लगवा दिया। अब मेरी अम्मी ने नौकरी छोड़ दी थी और जब मैं 18 साल की हो गई तो मेरी अम्मी ने मेरी शादी मेरे कजन समीर के साथ करा दी। समीर की अम्मी और बहनों का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था। इसमें बातचीत भी बहुत कम हुआ करती थी। हालांकि वो मेरे चचा की बेटियां थी। शादी के 3 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम अरशद रखा। मैं डिलीवरी से पहले अपनी अम्मी के घर आ गई थी। जब बेटा पैदा हुआ तो ना ही मेरे शोहर समीर और ना ही मेरे ससुराल से मेरे बेटे को देखने आया और जब मैं अपने बेटे को लेकर ससुराल गई तो किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी और ना ही किसी ने मेरे बेटे को देखा। यहाँ तक कि समीर ने खुद भी अपने बेटे को नहीं देखा। अल्लाह जाने क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे खाना देना भी बंद कर दिया था। यहाँ तक कि समीर ने मुझे खर्चे के लिए पैसे देने भी छोड़ दिए थे। मैंने समीर से हजारों मर्तबा पूछा लेकिन समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो समीर ने कमरे में आना भी छोड़ दिया था और मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बदसलूकियां करना शुरू कर दी थी। वो हर वक्त मुझे ताने देते थे। न कोई मुझसे और न ही मेरे बेटे से प्यार करता था। फिर मैंने ससुराल में रहकर अपनी और अपने बेटे की जरूरत पूरी करने के लिए दोबारा नौकरी शुरू कर दी और इस पर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक कि समीर ने पूछा तक नहीं कि तुम नौकरी क्यों कर रही हो। मैं सुबह अपने बच्चों के साथ ले जाती और अया के पास छोड़कर खुद बच्चों को पढ़ाने लग जाती। मैं खुद जो कमा रही थी वो मेरे और मेरे बेटे के लिए काफी था और अगर महीने के खर्चे से कुछ पैसे बच जाते तो मैं जमा कर लेती और मेरे बेटे ने अब चलना शुरू कर दिया था। अगर वो अपनी दादी और फूफी के कमरे में चला जाता था तो वो खूब शोर मचाते थे और मुझे और मेरे बेटे को खूब बुरा भला कहा जाता था और मुझे कहते कि तुम अपने बेटे को संभाल नहीं सकती क्या, इसको बांध कर रखा करो, इसकी माँ का घर नहीं है जहाँ मन चाहे घूमे फिरे। तो मैं खामोशी से अपने बेटे को उठाकर अपने कमरे में ले आई। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद रखने लगी थी कि कहीं मेरा बेटा कमरे से बाहर न निकल जाए, क्योंकि मेरी सास और नंदों को लड़ाई का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था कि वो किसी तरीके से मुझे और मेरे बेटे को घर से निकालें। मैं अपने ससुराल वालों की बदसलूकियां बर्दाश्त कर रही थी और मायके न गई। समीर ने मुझे डिवोर्स नहीं दी थी, इसलिए मैं अपने ससुराल में रह रही थी। मेरा बेटा अरशद जब 1 साल का हो गया तो मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी की इजाजत मैंने ही अपने शोहर को दी थी और इस शर्त पर दी थी कि वो मुझे अभी तलाक नहीं देगा। समीर ने मेरे शर्त को कबूल कर लिया और दूसरी शादी कर ली। समीर अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था और समीर की बहनें और अम्मी भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। समीर की दूसरी बीवी से 2 बेटियां थी। मेरा बेटा अरशद जब 3 साल का हो गया था, एक दिन अचानक मेरे बेटे का हैजा हो गया। मैंने उसकी दवाइयां दी तो वो सो गया। मैंने सोचा अरशद अभी सो रहा है तो क्यों ना अभी स्कूल जाकर 2 दिन की छुट्टी ले आऊं। मैं स्कूल आई और स्कूल के मैडम से मिलकर 2 दिन की छुट्टी ले ली और रास्ते में अरशद की कुछ दवाइयां और कुछ खाने के लिए लेकर घर आ गई।
اور کچھ کھانے کے لیے لے کر گھر آ گئی۔ جب اپنے کمرے میں آئی تو میری چیخ نکل گئی۔ میں نے جو منظر دیکھا تو میرے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک گئی۔ میرا بیٹا ارشد انتقال فرما چکا تھا۔ اس کے پیٹ میں کسی نے کسی چیز سے مار کر قتل کر دیا تھا۔ میرا پیارا بیٹا، میرے دل کا ٹکڑا، خون میں لت پت ہو کر پڑا تھا، خون میں لت پت بیڈ پر پڑا تھا۔ میں زور زور سے رونے اور چیخنے لگی کہ ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، میرے بیٹے ارشد کو کس نے مارا؟ تمہیں بتا دو بیٹا، تمہیں کس نے مارا ہے؟ میرے شوہر کے گھر والے میرے کمرے میں آئے اور کسی نے مجھے حوصلہ نہ دیا۔ سب لوگ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کھڑے ہوں گے اور پھر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیا کوئی اتنا پتھر دل بھی ہوتا ہے کہ کسی کے دکھ میں آنسو بھی نہ پوچھے؟ میں روتی رہی، کافی دیر تک روتی رہی۔ میں نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی امی کو فون کیا، اور امی کو فون کرنے کے بعد پھر میں نے پولیس کو فون کیا۔ میں اس قاتل کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی جس نے میرے معصوم بچے کو مارا تھا۔ میرے بیٹے ارشد کو چھری سے مارا گیا تھا اور وہ چھری میرے بیٹے ارشد کے پاس پڑی تھی۔ جب پولیس آئی تو ان لوگوں نے پوچھا، میں نے بتایا کہ میرا بیٹا بیمار تھا، میں نے اسے سلا کر اس کے لیے دوائی لینے گئی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا ہوگا۔ جب میں گھر آتی تو میرا پیارا بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ میرے معصوم بچے کو کسی نے بڑی رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا کہ انسپیکٹر صاحب، میرے بیٹے کو جس نے بھی مارا ہے اسے پھانسی دے دینا، اسے چھوڑنا نہیں۔ انسپیکٹر صاحب آپ ہی بتائیے، میرے معصوم بچے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ انسپیکٹر نے پوچھا، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں نے کہا ہاں، مجھے اپنے سسرال والوں پر شک ہے، کیونکہ جب میں باہر اپنے بیٹے کی دوائیاں لینے گئی تھی تو ان کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ انسپیکٹر نے وہ چھری اٹھائی جو میرے بیٹے کے پاس پڑی تھی۔ انسپیکٹر نے کافی انکوائری اور پوچھ تاچھ کی انکوائری کرنے کے بعد پتا چلا کہ میرے شوہر سمیر نے اسے مارا تھا۔ جب سمیر نے انسپیکٹر سے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو کیوں مارا، جب سمیر سے انسپیکٹر نے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو کیوں مارا تو سمیر نے کہا کہ مجھے میری یہ بیوی پسند نہیں تھی، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر یہ میرے ابو کی بھتیجی تھی، اس لیے میرے ابو نے اس کی شادی مجھ سے کروا دی۔ اسی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اسی کا بیٹا تھا، اور میں نے دوسری شادی کر لی، اور میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے مارا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ میری جائیداد کا حصہ لے۔ میں نے اپنے شوہر کو تھپڑ مارا اور بولا، کمینے، مجھے ایک بار کہہ تو دیا ہوتا، میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر سے لے کر چلی جاتی، تو نے اسے مار کر اچھا نہیں کیا، تو نے اسے معصوم کو کبھی پیار سے اٹھایا بھی نہیں، اور نہ ہی کبھی تو نے اس کی طرف پیار سے دیکھا تھا۔ اس معصوم نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں مارا تو نے اسے؟ میں سمیر کو مارنے لگی تو انسپیکٹر نے کہا، بہن رک جاؤ، اس کی سزا اسے قانون دے گا۔ اس کے بعد میری امی مجھے گھر لے کر چلی گئی، اور آج سمیر جیل میں بند ہے اور آج وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جب میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے سسرال آئی تھی تو ان لوگوں نے مجھے اور میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا تھا اور ہم پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، اور میرے بیٹے کو بھی ان لوگوں نے اپنایا نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی طرف کبھی پیار سے دیکھا تھا، تو مجھے چاہیے تھا کہ مجھے اپنی امی کے گھر اپنے معصوم بچے کو لے کر آ جاتی، تو شاید آج میرا معصوم بیٹا زندہ ہوتا۔ میں نے اپنے سسرال میں رہ کر بہت ہی بڑی غلطی کر دی تھی، شاید میرے شوہر نے میرا غصہ میرے بچے پر نکالا تھا۔ آج بھی جب میں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے بچے کے خون سے لت پت میرے بچے کے خون میں لت پت جسم میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور کیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، عورت شادی کے بعد اپنے شوہر اور سسرال والوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے، تو پھر کیوں عورتوں پر اتنا ظلم سسرال والوں پر کیا جاتا ہے؟ ساس کیوں نہیں اپنے بہو کو اپنی بیٹی سمجھتی؟ ایسا صرف عورتوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آخر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تمام بہنوں کا گھر آباد کرے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، آمین۔
اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔